नमस्कार साथियों। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मानसून की उत्पत्ति और जो भारत के परिप्रेक्ष्य में है। पहले हम किसी चीज़ को पढ़ें या उसे पढ़कर समझें, इससे पहले हमें पढ़ने से पहले हमें ये मन बनाना होगा कि हम जो भी पढ़ेंगे उसको समझते हुए चलेंगे। समझते हुए से मतलब जैसे हमने एक लाइन पढ़ी और हमें समझ में नहीं आया तो हम उस लाइन को दोबारा पढ़ेंगे। दोबारा पढ़ने पर भी समझ में नहीं आया तो हम कोशिश करेंगे कि उसे हम तीसरी बार पढ़ें और उसे समझने की कोशिश करें कि हम क्या पढ़ रहे हैं, लाइन हमें क्या बताना चाह रहा है, इसको समझेंगे। क्योंकि हम अभी छोटे बच्चे तो रह नहीं गए हैं, हम पढ़ेंगे तभी तो हमें समझ में आएगा। अगर हम पढ़ रहे हैं ध्यान कहीं और है तो हमें तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए पढ़ने से पहले मन बना कर बैठें कि हमें जो भी पढ़ेंगे वो सब समझ में आने वाला है। हम कोशिश करेंगे कि हमें सब समझ में आए। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं मानसून की उत्पत्ति से। मानसून की उत्पत्ति का तापीय सिद्धांत एडमंड हैली ने दिया था। मानसून जो है वो अरबी शब्द के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ ऋतु के आधार पर दिशा बदलने वाली पवनें। मौसम का अर्थ होता है ऋतु के आधार पर दिशा बदलने वाली पवनें। मानसून ऋतु के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें हैं, यानी आप इन्हें आवर्ती पवनें कह सकते हैं और ये सेकेंडरी वेव है। ये सेकेंडरी वेव्स भी कहलाता है। मानसून भारत में ग्रीष्म काल में इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, यानी इधर से इधर, मतलब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और शीत ऋतु में इनकी दिशा पलट जाएगी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, जैसा कि मैंने चित्र में दर्शाया है। ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, शीत ऋतु में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तापीय सिद्धांत के आधार पर ये जो मानसूनी पवनें हैं जल एवं स्थल के तापांतर के कारण उत्पन्न होती हैं। इसी वजह से मानसूनी पवनों की उत्पत्ति होती है। पवनें हमेशा, ये हम नोट में लिखते हैं, पवनें हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। मानसून दो प्रकार की होती है, ग्रीष्मकालीन मानसून, शीतकालीन मानसून। आइए अब हम समझते हैं ग्रीष्मकालीन मानसून। ग्रीष्मकालीन मानसून जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो उस समय कर्क रेखा के आसपास तापमान अधिक होता है, जिससे भारतीय उपमहादेश अत्यधिक गर्म हो जाता है। जैसा कि ये चित्र में समझिए, ये जो हमारी मकर रेखा है, कर्क रेखा है, ये हम 21 जून को सीधी इस पर सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं, ठीक है। और ये हमारा अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, और यहाँ पर देखिए ग्रीष्मकालीन में जब ये यहाँ का जल गर्म हो जाता है तो यहाँ से पवनें उठकर हमारे अरब सागर की ओर से इधर को जाती हैं, यहाँ से प्रवेश करती हैं मानसून, ठीक है। उसके बाद हम कुछ टॉपिक में समझेंगे। इस गर्मी की वजह से जो यहाँ पर गर्म धाराएं, जो तापमान अधिक हो जाती है, धाराएं, यहाँ का जल गर्म हो जाता है, गर्म होने से जो धाराएं उत्पन्न होती हैं हवा से, पवनों से टच करके इधर की ओर चलती हैं। इस गर्मी की वजह से भारतीय उपमहाद्वीप के स्थलीय भाग गर्म होने से हवाएं ऊपर उठने लगती हैं, जिससे निम्न वायुदाब हो जाता है। अगली लाइन, चूंकि स्थल और जल के गर्म और ठंडे होने के समय में पर्याप्त अंतर होता है, हिंद महासागर के क्षेत्र में स्थल की अपेक्षा अधिक गर्मी नहीं होती और हिंद महासागर में हमेशा हाई प्रेशर होता है। इसी कारण हिंद महासागर की तरफ से हवा स्थल की ओर चलने लगती है, अर्थात दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, अर्थात भारत की ओर पश्चिमी तरफ से, जिसे हम दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, जिसे अब दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। जैसे ही ये हवाएं भारतीय अंतरीप से टकराएंगी तो वह दो भागों में बढ़ जाएंगी, एक अरब सागर और दूसरा बंगाल की खाड़ी की तरफ से भारत में प्रवेश कर जाती है, जैसा कि यहाँ चित्र में मैंने
दिखाने की कोशिश की है। ये हमारा हिंद महासागर है, यहाँ से एक तो इस पश्चिमी तट से जाता है हवा, दूसरा ये देखिए तमिलनाडु के कोरोमंडल तट से बंगाल की खाड़ी से होते हुए ये भारत में प्रवेश करती है। तो ये बंगाल की खाड़ी की तरफ से जाने वाली मानसून हवाएं प्रविष्ट करती हैं तो गारो खासी जयंतियाँ यानी मेघालय, गारो खासी जयंतियाँ इन पहाड़ियों से टकराकर भारी वर्षा करती हैं। इसके बाद हिमालय से टकराकर उत्तरी क्षेत्र में वर्षा करती हैं। यहाँ पर ये ऐसे गई हैं, यहाँ पर वर्षा किया, फिर यहाँ हिमालय से टकराया और यहाँ पर वर्षा किया। इसके बाद हिमालय से टकराकर उत्तरी क्षेत्रों में वर्षा करती हैं। तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम मानसून से पश्चिमी घाट से टकराकर ज़्यादा वर्षा नहीं कर पाती हैं और ये अरब शाखा और बंगाल की खाड़ी की हवाओं से बीच में पड़ जाता है, जिससे वर्षा नहीं हो पाती है। अब आते हैं, हमारा दूसरा टॉपिक है शीतकालीन मानसून या उत्तर पूर्व मानसून, जिसे हम लौटता हुआ मानसून के नाम से भी जानते हैं। जब दिसंबर के महीने में सूर्य मकर रेखा यानी 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है पर होता है तो हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में तापमान अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से हिंद महासागर में तथा ऑस्ट्रेलिया की तरफ लो प्रेशर बनता है। हिंद महासागर में जब ये लौटता हुआ मानसून, जब यहाँ से मानसून वापस आता है तो हिंद महासागर में और ऑस्ट्रेलिया में लो प्रेशर बनता है। ये पवनें धरातल से सागर की तरफ से आ रही हैं, इसलिए इसमें पर्याप्त नमी नहीं, जिससे ये अधिक वर्षा नहीं करता है। लेकिन जो हवाएं बंगाल की खाड़ी से हवाएं चलती हैं उनमें नमी होती है और जब तमिलनाडु तट से टकराती हैं तो तमिलनाडु में वर्षा होती है। समझ रहे हैं बात को? जो हवाएं हैं वो बंगाल की खाड़ी से चलती हैं तो उनमें नमी होती है। बंगाल की खाड़ी तो जल है ना, बंगाल की खाड़ी पूरा जल से भरा हुआ है। जब इनसे टच होकर हवाएं चलेंगी तो हवा नमी ग्रहण कर लेती है, जिससे तमिलनाडु तट से टकराते ही तमिलनाडु में भारी वर्षा होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि वहाँ पर शीतकाल में भी वर्षा होती है। इसलिए तमिलनाडु में शीतकाल में वर्षा करता है। तो इससे हम समझ पा रहे हैं कि ग्रीष्मकालीन मानसून क्या है, शीतकालीन मानसून क्या है। ग्रीष्मकाल में ये देखिए यहाँ पर लौटता हुआ मानसून शीतकाल का, यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर। तो वर्षा लौटते हुए मानसून से वर्षा यहाँ पर होगी क्योंकि यहाँ से उसने नमी ग्रहण कर ली है। अब मानसून की उत्पत्ति का गतिक सिद्धांत, ये हमारा था तापीय सिद्धांत, थर्मल थ्योरी, जो एडमंड हैली ने दिया था, और ये हमारा है मानसून से उत्पत्ति की गतिक सिद्धांत, जो फ्लॉन महोदय ने दिया था। फ्लॉन महोदय ने ITC जेट के बारे में बताया था, जेट प्रवाह तथा ऊपरी वायु परिसंचरण। आइए हम जानते हैं क्या है। भारतीय मानसून में तिब्बत पठार की भूमिका संबंधी संकल्पना का प्रतिपादन वर्ष 1958 में डॉक्टर कोटेश्वरम द्वारा किया गया। 1958 में डॉक्टर कोटेश्वरम द्वारा किया गया। इस संकल्पना के अनुसार तिब्बत का पठार अपने विशेष आकार व ऊंचाई के कारण सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक सूर्य तप प्राप्त करता है तथा ग्रीष्म ऋतु में गर्म हो उठता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक तापीय प्रतिचक्रवात निर्मित हो जाता है। इससे हिमालय के दक्षिण व पश्चिमी उपोष्ण जेट स्ट्रीम कमजोर होने लगता है। इससे हिमालय के दक्षिण व पश्चिम उपोष्ण जेट स्ट्रीम कमजोर होने लगता है एवं प्रतिचक्रवात के दक्षिणी भाग में पूर्वी जेट स्ट्रीम का निर्माण हो जाता है। इस जेट स्ट्रीम है कोलकाता बेंगलुरु अक्ष के सहारे प्रवाहित वायु का हिंद महासागर क्षेत्र में अवतलन होता है, जिससे यहाँ के उच्च दाब को बल मिलता है और दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रादुर्भाव होता है।
शीत ऋतु में जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है और हिमालय तथा तिब्बत के अवरोध के कारण दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है, उत्तरी शाखा और दक्षिणी शाखा। जैसा कि आप सबको मैंने बताया, जेट स्ट्रीम अथवा वायु परिसंचरण और मानसून की उत्पत्ति के दो सिद्धांत, एक तापीय सिद्धांत, एक गतिक सिद्धांत। धन्यवाद।